हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर। तो बच्चों, आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि भारत में प्राचीन समय में एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था जो भारत था। बहुत सारे व्यापारी यूरोप से, एशिया से भारत लगातार आते रहते थे। समय के साथ साथ जैसे ये चीजें बदली तो यूरोपियन देश जो हैं उन्होंने ट्रेडिंग कंपनीज ईस्ट की ट्रेडिंग के साथ शुरू कर दिया। उनमें से एक थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसने एक मर्चेंट्स के ग्रुप से शुरुआत की। एंड क्या आपको पता है कि ब्रिटिश जो थे ओरिजिनली एक छोटा सा व्यापार कंपनी के साथ आए थे एंड वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरी। तो हाउ देन डिड दे कम टू द मास्टर ऑफ ए वास्ट एम्पायर, किस तरह से वो इतने बड़े साम्राज्य के मालिक बन गए। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश किस तरह से पावर में आए। तो अराइवल ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज, तो बच्चों ट्रेडिंग कंपनीज जो थी दे मेड प्रॉफिट, उन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया सस्ती कीमतों पर चीजों को बेच करके एंड खरीद करके एंड देन सेलिंग देम एट हायर प्राइस, और उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच करके इस तरह से उन्होंने प्रॉफिट कमाया। और उन्होंने अपनी ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश कर लिए भारत के अलग अलग हिस्सों में, स्पेशली कोस्टल एरिया। फिर ट्रेड राइवलरी, तो बच्चों ट्रेडिंग रिवेलरी हुआ। ट्रेडिंग कंपनी जो थी उन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिया सस्ते में खरीद के और उसको महंगे रेट में बेच करके। वो सब चाहते थे कि इन चीजों को कम, भारत से कम पैसे में खरीदना चाहते थे और उसको हाई प्राइसेस पे कहीं और बेचना चाहते थे, इस पे पर्टिकुलरली यूरोप में। तो उन्होंने मार्केट्स को सिक्योर कर लिया, इसलिए वो उसमें युद्ध होने लगे ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में। और पुर्तगीज, डच और फ्रेंच ये सब इंडियन ट्रेड से इंस्पायर हुए, और इंग्लिश और फ्रेंच जो थे वो इसकी चाबी बन गए। तो डोमिनेटिंग द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। फिर एंगल फ्रेंच रिवेलरी, तो फ्रेंच कंपनी जो थी उन्होंने अपना ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप कर लिया भारत में और फैक्ट्रीज बना ली। और ये वार्स जो थी कॉमनली कर्नाटिक वार्स के नाम से जानी जाती हैं। और इंग्लिश और फ्रेंच जो थे वो आपस में क्लैश हो गए कर्नाटक में, और वार्स जो थी वो लगभग 20 साल तक चली। और उसके बाद फ्रेंच जो थी वो सीज्ड हो गई भारत में एक पॉलिटिकल फोर्स, शक्तिशाली पॉलिटिकल फोर्स के रूप में। एंड द वे वाज क्लियर फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो क्लियर अर्ली 17th सेंचुरी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग बॉडी बन गई थी। और ये इसने मुगल शासकों को रिक्वेस्ट भेजी ट्रेड कंसेशन और प्रिविलेज के लिए। फिर उन्होंने एक कंपनी ऑर्गेनाइज की ट्रेड करने के लिए ईस्ट में। तो ये नेम ऑफ देयर कंपनी वाज ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके जो एम्बेसडर राजा थे जेम्स वन, हुज नेम वाज हॉकिंस। उसके बाद ब्रिटिश इन बंगाल, तो बंगाल वाज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंसेस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने अपनी फैक्ट्री बंगाल में लगाई, हुगली नदी के किनारे पर 1651 में। ड्यू टू द इंट्रीग्यूस बाय पुर्तगीज, तो ये जो फरमान था ये मुगल एम्परर द्वारा विड्रॉ कर लिया गया, लेकिन वो उन्होंने पुर्तगीज को हरा दिया और उसको दोबारा से मुगल एम्परर को सूरत में फैक्ट्री सेटअप करने की परमिशन मिल गई। उसके बाद कॉन्क्वेस्ट टू बंगाल, तो मुगल शासक जो औरंगजेब था उसने एक फरमान ग्रांट किया ईस्ट इंडिया कंपनी को, राइट टू कैरी आउट ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल। मुगल के शासन के पतन के बाद बंगाल जो था वाज रूल्ड बाय इंडिपेंडेंट रूलर्स। एंड अलीवर्दी खान जो थी उसने बंगाल पर शासन किया और उड़ीसा पर शासन किया फ्रॉम 1740 टू 1756। उसके बाद बैटल ऑफ प्लेसी हुआ 1757 एडी में। तो सिराजुद्दौला was the last independent नवाब of बंगाल, और उसको he was threat to relative trade that the English were carrying on। तो प्लेसी का जो युद्ध है वो एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है भारत के इतिहास में, और ये इट मार्क द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ब्रिटिश जो थे उन्होंने हर जगह अपने कदम जमा लिए थे पूरे भारत में, और ब्रिटिश पावर जो थी अब फर्मली बंगाल में एस्टेब्लिश हो गई थी, जिसके फलस्वरूप ये जो लड़ाई हुई, ब्रिटिश जो थे उन्होंने भारत में ये जमा लिया। और इट वाज ड्यू टू दिस रीजन कि प्लेसी का जो लड़ाई हुआ वो उससे ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बदलाव आए। बैटल ऑफ बक्सर उसके बाद 1766 में हुई। तो कंबाइंड फोर्सेस मीर कासिम और शुजाउद्दौला और एम्परर शाह आलम मार्च अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1764।
फिर बैटल बक्सर की लड़ाई हुई, वॉज डिसीव बैटल इन द इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन आर्मी जो थी वो कमजोर पड़ गई थी और नवाब ऑफ ओध एंड मुगल शासक जो थे वो डिपेंड हो गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी पर। टोटल कंट्रोल जो था रिच ईस्टर्न प्रोविंस का फाइनेंस का वो ब्रिटिश के पास आ गया था। फिर बंगाल आफ्टर बक्सर, तो मिलिट्री जो थी वो इसके कंट्रोल में आ चुकी थी। रेवेन्यू जो था वो डायरेक्टली कंपनी के ऑफिशियल्स को जाने लगा था, वो लोग कलेक्ट करने लगे थे। एंड ब्रिटिश हैड ऑल पावर एंड इनकम, लेकिन दूसरी तरफ उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी। नवाब उसकी सारी जिम्मेदारी लेते थे, बट नो पावर एंड नो स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम। तो ये यूनिक अरेंजमेंट जो था वो जनरली उसको डुअल और डबल गवर्नमेंट बोलते थे। बंगाल के लोगों ने इस सिस्टम में बहुत ज्यादा सफर किया। डुअल सिस्टम जो था सरकार का बंगाल में वो 1772 में एक समाप्त हो गया और बंगाल जो था कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया। तो जो नए गवर्नर थे जनरल वॉरेन हेस्टिंग, 1772 से 1785 तक उन्होंने एक ब्रिटिश भारत में उसका एक्सपेंशन किया। अब रिजल्ट्स ऑफ बैटल ऑफ प्लेसी एंड बक्सर, बक्सर की और प्लेसी के युद्ध के क्या परिणाम हुए कि दोनों जो थे युद्ध प्लेसी और बक्सर वो इंग्लिश के द्वारा जीते गए थे, मोर बाय इंट्रिजिनस देन बाय स्वॉर्ड। इसके बाद मीर जफर रिमेन्ड ए नवाब ओनली इन नेम, वो केवल नाम का नवाब रह गए थे। द कंपनी ऑफिशियल गॉट मोर देन 30 मिलियन रुपी फ्रॉम द नवाब। उसके बाद मीर जफर की जो कॉन्स्पिरेसी थी वो सिराजुद्दीन दुल्ला के खिलाफ वो डिजास्टर्स थी कंट्री के लिए। फिर ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, तो मैसूर का राज्य और मराठा जो थे वो स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल थे ब्रिटिश के ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। कुछ कंपनी, कभी कभी क्या होता था, कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू सब्सिडरी अलायंस, और इस अलायंस के टर्म्स के अकॉर्डिंग जो इन भारतीय शासक थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स नहीं अलाउ कर सकते थे एंड दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, लेकिन उन्हें उसको सब्सिडरी फोर्सेस को पे करना होता था, दैट द कंपनी वाज सपोज टू मेंटेन द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन। फिर वार्स विद मैसूर, तो हैदर अली ने 1761 से 1782 में और टीपू सुल्तान 1782 से 1799 में मैसूर के पावरफुल शासक थे और बैटल विद टीपू सुल्तान वाज एन एग्जांपल ऑफ दिस। इसके बाद द फर्स्ट मैसूर वार, फोर एंग्लो मैसूर वार 1767 से 1799। मैसूर वार जो था या बैटल ऑफ सेरिनागापट्टम, तो टीपू सुल्तान मर गया था, उसकी राजधानी सेरिंगापट्टम को बचाने के चक्कर में ही ऑल्सो वन ओवर द निजाम एंड मराठा टू हिज साइड बाय डिप्लोमेसी। फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ 1771 में, मराठा अटैक्ड हैदर अली और ब्रिटिश डिड नॉट कम टू हिज हेल्प, दो दे हैड प्रॉमिस्ड टू हेल्प इन केस ऑफ अटैक ऑफ हिम बाय निजाम और मराठा, वो उसकी मदद के लिए नहीं आए। तो इस तरह से हैदर अली जो था वो नाराज हो गया ब्रिटिश से एंड ही अटैक्ड कर्नाटक विद ए ह्यूज आर्मी एंड कैप्चर्ड आरकोट, जो इसका कैपिटल टाउन था। फिर थर्ड मैसूर वार हुआ, टीपू वाज ए ब्रेव वॉरियर और वो जनरल बनने, उसके पिता की तरह जनरल बनने योग्य था, लेकिन ही वाज आल्सो ईगर टू एक्सपेंड हिज किंगडम, वो भी अपना शासन बढ़ाना चाहता था। एंड ही वंस अगेन एस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशन विद फ्रेंच टू सीक देयर हेल्प अगेंस्ट द ब्रिटिश। उसके बाद वार केम टू एन एंड बाय द ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम। उसकी कुछ कंडीशंस थी कि टीपू वाज मेड टू सरेंडर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी, these were divided among the British, Nizam and Maratha. फिर टीपू को एक फाइन दे चुकाना था एंड ऑफर टू सन्स एज हॉस्टेज टू द इंग्लिश। अब ये द वार ब्रोक द पावर ऑफ टीपू, युद्ध से टीपू की जो शक्तियां थी वो खत्म हो गई थी, टूट गई थी और उसने ब्रिटिश पोजीशन को साउथ में एस्टेब्लिश कर लिया था। फिर कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द मराठा, तो मराठा के जो चीफ थे वो सेल्फिश थे एंड डिड नॉट ट्रस्ट वन अनदर, और एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते थे, इसलिए जो ब्रिटिश थे वो आराम से हारते गए देम वन आफ्टर अनदर। 1800 तक कैपेबल मराठा लीडर्स जो थे जैसे कि महादजी इंडिया एंड नाना फडणवीस वो मर चुके थे। मराठा डिड नॉट एस्टेब्लिश एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह से मराठा लीडर्स वर नॉट एबल टू डिप्लोमेट्स, दे कुड नॉट सीक कोऑपरेशन ऑफ इंडियन रूलर अगेंस्ट द इंग्लिश। फिर एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड वेल्सली गवर्नर जनरल बन गया था 1798 में और ही एक्वायर्ड टेरिटरीज थ्रू
सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस और आउटराइट वॉर। तो सब्सिडरी अलायंस में सिस्टम फॉर्मिंग सब्सिडरी अलायंस वाज वेरी क्लेवर मूव बाय द ब्रिटिश टू टेक एडवांटेज of the rivalries among the Indian rulers. फिर outright annexation था। वेल्लेस्ली also adopted a policy of annexation. इसका रिजल्ट हुआ फोर्थ मैसूर वार। नवाब ऑफ अवध was forced to sign the subsidiary treaty in 1801. फिर ब्रिटिश एक्सपेंशन 1805 से 1848 में। 1805 से 1848 का जो समय था was a rapid expansion of ब्रिटिश पावर इन इंडिया और साउथ ईस्ट इंडिया का। तो ब्रिटिश ने जावक पर चढ़ाई की एंड सुमंत्रा फ्रॉम डच। तो नेपाल के जो राजधानी थी एंड बर्मा की वो वर आल्सो डिफीटेड एंड फोर्स्ड टू एड टेरिटरीज टू द ब्रिटिश। फिर पंजाब, कुछ इंडियन किंगडम्स थे के बीच में दैट रिमेन्ड इंडिपेंडेंट वाज पंजाब। इट वाज रूल्ड बाय महाराजा रणजीत सिंह जिन्होंने 40 सालों तक राज किया। फिर एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड डलहौजी। गवर्नर जनरल से लेने के बाद 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने अपनी एनेक्सेशन की शुरुआत कर दी। ही इंट्रोड्यूस्ड ए मेथड ऑफ एनेक्सेशन जिसको कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। इसमें ओकेजनली इसको फॉलो किया जाता है। इट बिकेम एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल अंडर डलहौजी। We would like to know the cause of success of British in bringing the whole of our country under his control. कि पहला जो था ब्रिटिश had superior military forces. दूसरा they had one unified command which controlled the activities of their officials. Indian states were emerged as a result of the decline of Mughal rule. मुगल रूल का जब अंत हुआ तो भारत के जो स्टेट्स थे वो एक साथ इमर्ज हो गए थे, छोटे बन गए थे और उनमें कमजोर पड़ गए थे। इंडियन रूलर्स थे जो हमेशा म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स में ही बिजी रहते थे, तो ब्रिटिश ने इसका फायदा उठाया उनकी डिसयूनिटी का और इजीली उन पर कब्जा कर लिया। इंडियन स्टेट्स इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे और उनमें कोई प्रोग्रेस टेक्नोलॉजी की, साइंस की नहीं थी। तो मेथड्स बाय विच द ब्रिटिश एक्सपेंडेड देयर एम्पायर इन इंडिया। तो ब्रिटिश ने कुछ तरीके अपनाए भारत में अपने को विस्तार करने के लिए, जैसे बाय कॉन्क्वेस्ट, बाय द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटिश के डायरेक्ट रूल में आ गया था। तो जो रीजन्स थे जो अभी तक उनसे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से आजाद थे, तो इस तरह से रियल कंट्रोल ऑफ होल कंट्री वाज इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश। थैंक यू।